दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान के सीरीज के अंतर्गत यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित वीडियो है। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के कौन कौन सी अधिकारिता है उससे संबंधित लगभग सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को बताया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बताया गया। ओके, तो इसमें शुरू करते हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। उच्चतम न्यायालय क्या क्या अधिकारिता है। ओके, तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। वही आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय के कौन कौन अनुच्छेद के तहत आरंभिक अधिकारिता है, तो अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है तथा अनुच्छेद 32 के तहत। इसे नीचे डिटेल में पढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट देखते हैं अपीलीय अधिकारिता। तो कौन कौन से अपीलीय अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 के तहत आता है संवैधानिक मामलों में। वही सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अनुच्छेद 133 के तहत होता है, जबकि आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील 134 के तहत होता है। ओके, जबकि अनुच्छेद 136 में क्या बताया गया, विशेष अनुमति याचिका से सुप्रीम कोर्ट में अपील को अनुच्छेद 136 में बताया गया। और अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति को बताया गया है तथा अनुच्छेद 143 में क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। वही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 सब क्लॉज 1 में उच्चतम न्यायालय में अपील को बताया गया है। वही दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 379 में भी उच्चतम न्यायालय में अपील को बताया गया। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं सबको। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। इसके निर्णय क्या होते हैं, इसके निर्णय लिखित होते हैं तथा निचले न्यायालय के लिए नजीर यानी प्रभावकारी होते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय के निर्णय उसके अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर प्रभावकारी होता है तथा अनुच्छेद 129 के अधीन ही उच्चतम न्यायालय अभिनय न्यायालय होगा तथा अपने अवमानना के लिए दंड देने के शक्ति सहित सभी न्यायालय की शक्ति उसमें निहित होती है अनुच्छेद 129 के तहत। ओके, वही अनुच्छेद 131 में बताया गया उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अधीन उसमें है कि उसमें 3 प्रकार की अधिकारिता बताएगा अनुच्छेद 131 के अधीन। ओके, तो इसे देखते हैं। एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य के बीच, या फिर एक राज्य और भारत सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य के बीच, या दो से अधिक राज्य के बीच में कोई विवाद हो तो उस मामले में प्रथम अवसर पर यानी आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की होती है। यानी ऐसे कोई विवाद हो तो इसे उच्चतम न्यायालय में प्रारंभिक स्तर पर लाया जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। ओके, तथा अनुच्छेद 32 के तहत यदि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 132 के अधीन यदि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता हो, मूल अधिकार का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है रिट जारी करने के लिए। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ओके, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के संरक्षण के लिए ही रिट जारी कर सकता है। वही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 132 उसमें क्या बताया गया है। अनुच्छेद 132 का अधीन बताया गया कि संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील। यदि संवैधानिक मामलों में कोई अपील करना हो तो यह अपील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत होगा। यदि संविधान के निर्वचन में कोई सर्वान प्रश्न उपस्थित होता है, चाहे वह सिविल हो या डांडिक हो या भी कैसे भी हो, तो उस मामले में अपील होगी अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील। ओके, वह अनुच्छेद 133 में बताता है कि अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील बताता है। यदि हाई कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया गया हो, अंतिम आदेश या फिर अंतिम निर्णय कोई दिया गया हो जिससे विधि का उल्लंघन होता है या फिर संविधान के विविधता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उस मामलों में अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। ओके, वही अनुच्छेद 134 में बताया गया आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील, जिसमें यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया हो और उसके मृत्युदंड दिया हो, तो ऐसे मामले में अनुच्छेद 134 के तहत अपील होगी। या फिर
हाई कोर्ट अनुच्छेद 134 के सब क्लॉज 1 के अधीन प्रमाण पत्र दे तो उस मामले में अनुच्छेद 134 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय क्या अधिकार था। तो अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाज़त से उच्चतम न्यायालय में अपील होती है, यानी अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका जारी किया जाता है, यानी SLP जिसे बोलते हैं, यह उच्चतम न्यायालय में जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी सशस्त्र यानी अनुच्छेद 136 की इस पर प्रभावी नहीं होता है। तो अनुच्छेद 136 सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी विधि पर प्रभावकारी नहीं माना जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136। ओके, यही यदि अनुच्छेद 136 के अधीन देखा जाए, यदि किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के मामले में कोई अपील करना हो तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाज़त से अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 137 के तहत क्या उच्चतम न्यायालय का अधिकार है। तो अनुच्छेद 137 के अधीन निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ओके, इस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत। वही पुनर्विलोकन उसी न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसने निर्णय या आदेश पारित किया। ओके, यानी कोई न्यायालय जो अपना आदेश दिया हो, ओके, या फिर निर्णय दिया हो, तो उसी न्यायालय द्वारा उस निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन किया जाएगा, यानी फिर से अवलोकन किया जाएगा। यदि इसको थोड़ा विस्तार में देखा जाए तो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC की धारा 114 में पुनर्विलोकन को बताया गया है। वही CPC के आदेश 47 में पुनर्विलोकन की प्रक्रिया को बताया गया है, जबकि CRPC की धारा यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 362 क्या करता है, पुनर्विलोकन पर रोक लगाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है। अनुच्छेद 139 के तहत रीट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। ओके, अनुच्छेद 32 के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए रीट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। देखा जाए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकार के संरक्षण के लिए ही रीट निकाल सकता है, जबकि अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार से भिन्न प्रयोजन के लिए रीट जारी कर सकता है। ओके, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है मूल अधिकार तथा मूल अधिकार से भिन्न प्रयोजन के लिए भी रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत यदि रीट जारी करना हो उच्चतम न्यायालय को तो वह केवल मूल अधिकार के संरक्षण के लिए ही रीट जारी कर सकता है। यदि मूल अधिकार से भिन्न प्रयोजन के लिए रीट जारी करना हो उच्चतम न्यायालय को तो वह अनुच्छेद 139 के प्रयोग में उसका कर सकता है रीट जारी करके। नेक्स्ट देखते हैं 139 कैपिटल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को अंतरण करने की शक्ति, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले को अंतरण करना है तो इसका शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 में निहित है। अभी इसको थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। CRPC की धारा 406 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का अंतरण करने की शक्ति, यानी डांडिक मामलों में CRPC के तहत यदि किसी मामले को अंतरण करना है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, एक न्यायालय से भिन्न न्यायालय, तो उस मामले में CRPC की धारा 406 के प्रयोग के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मामले का ट्रांसफ़र कर सकता है, अंतरण कर सकता है। वहीं धारा 407 में बताया गया है, 407 में हाई कोर्ट द्वारा मामले का अंतरण बताया गया, जिसमें हाई कोर्ट चाहे तो अपने राज्य के अधीन किसी मामले का अंतरण कर सकता है CRPC की धारा 407 के तहत। वही CRPC की धारा 408 के तहत बताया गया है सेशन न्यायालय द्वारा मामले का अंतरण करने की शक्ति, यानी सेशन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत CRPC की धारा 408 के अंतर्गत मामले का अंतरण कर सकता है। ओके, वहीं CPC की धारा यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के धारा 25 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मामला अंतरण करने की शक्ति, यानी CPC की धारा 25 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है कि सिविल मामलों में यदि वह अपील मामले को अंतरण करना चाहता है सिविल मामले में तो वह CPC की धारा 25 के तहत मामले का अंतरण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तथा CPC की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा मामले का अंतरण या प्रत्याहरण करने की साधारण शक्ति निहित है। तो CPC की धारा 24 के तहत यदि उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अंतर्गत किसी भी मामले का अंतरण या प्रत्याहरण कर सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 2288 के तहत, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मामले का अंतरण किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति है। इसके अंतर्गत पूर्ण न्याय के प्राप्ति के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ओके, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि पूर्ण न्याय यानी फिर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति करना हो तो अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति है। ओके, इसके तहत वह अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है पूर्ण न्याय की प्राप्ति हेतु। और सीआरपीसी की धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति बताया गया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग कर सकता है न्याय की प्राप्ति हेतु। ओके, वही सिविल मामलों में सीपीसी की धारा 151 में अंतर्निहित शक्ति बताया गया, जिसमें सभी सिविल न्यायालय सिविल मामलों में अपने अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति को सलाह लेना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, सलाह लिया जा सकता है। तो अब सलाह कितने जज देंगे, तो यदि राष्ट्रपति सलाह लेते हैं तो 5 न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 में बताया गया। यानी अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा। तो कितने न्यायाधीशों द्वारा सलाह दिया जाएगा, तो 5 न्यायाधीशों द्वारा सलाह दिया जाएगा। 5 न्यायाधीशों को सलाह दिया जाएगा। तो यह प्रावधान कहाँ है, तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत बताया गया है। तो सलाहकारी अधिकारिता यानी उच्चतम न्यायालय सलाह देगा किसे, तो राष्ट्रपति को। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीआरपीसी की धारा 379 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलटकर 10 वर्ष से ज़्यादा या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। कहने का तात्पर्य, यदि सीआरपीसी की धारा 79 के अधीन यदि उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया, किसी दोष मुक्ति आदेश को, यानी जिसे कोई अधीनस्थ न्यायालय उसे दोष मुक्त कर दिया है। ओके, तो अपील में यदि उच्च न्यायालय के समक्ष मामला उपलब्ध हुआ हो तो उस मामले में यदि उच्च न्यायालय क्या किया हो, 10 वर्ष से ज़्यादा दंड दिया हो या फिर मृत्यु दंड दिया हो या फिर आजीवन कारावास का दंड दिया हो तो उस मामले में अपील कहाँ होगी, तो उस मामले में अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। वही नेक्स्ट बताया गया सीआरपीसी की धारा 374 का सब क्लॉज 4 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण दंड दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 374 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत यदि हाई कोर्ट असाधारण दंड देता है तो उस मामले में क्या होगी, उस मामले में अपील आपको उच्चतम न्यायालय में होगी। ओके, तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित लगभग सभी अधिकारिता को मैंने एक वीडियो में संग्रहित कर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें।